स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, अभी जो है आज से हम कक्षा 12 की गणित का तीसरा पाठ आव्यूह मैट्रिसेस जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैट्रिसेस में जो है हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी किताब पेन वगैरह के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो बच्चों, आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 गणित में पाठ नंबर 3 आव्यूह मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी किताब पेन के साथ तैयार हो जाइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का परिचय। तो अपनी कॉपी पेन वगैरह निकाल लीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है आव्यूह, या जिसे हम कहते हैं मैट्रिसेस इंग्लिश में, ये जो है बेसिकली हमारा जो बीज गणित है अलजेब्रा, उसी का भाग है। बीज गणित के ही भाग में ये आता है पार्ट आव्यूह मैट्रिसेस। एक फेमस पिक्चर भी थी मैट्रिक्स, ठीक है। उस मैट्रिक्स शब्द से ही ये मैट्रिसेस बना है। समझ में आ गई बात? चलिए अब ये देखते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। अगर इसको बेसिकली मैं डिफाइन करूं आव्यूह को, तो यह क्या है? आव्यूह जो है वह संख्याओं का, वह फलनों का, कोई फलन भी हो सकता है, कोई संख्या भी हो सकती है, और संख्या कोई भी हो सकती है। परिमेय संख्या, मिश्रित संख्या, कुछ भी, और वास्तविक संख्या, मिश्रित संख्या, कुछ भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, कोई भी हो सकती है संख्या, या कोई फलन हो सकता है। अब फलन कई प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, बीजगणितीय फलन, फलन कुछ भी हो सकता है। तो संख्याओं व फलनों का जो आयताकार व्यवस्थित, आयताकार व्यवस्थित विन्यास, विन्यास मतलब एरे, एरे, एरे मतलब किसी तल पर या किसी, जैसे मान लो ट्रे में आपने किसी चीज को व्यवस्थित कर दिया हो, विन्यास। ठीक है, अभी हम समझेंगे इसको बेसिकली। तो ये बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, इस प्रकार से एक हम ब्रैकेट लेते हैं। अब ये जो ब्रैकेट है, ये इस प्रकार से बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी हो सकता है, या राउंड ब्रैकेट भी हो सकता है, छोटा ब्रैकेट कोई भी हो सकता है। ठीक है। और इस ब्रैकेट में हम कुछ चीजें लिखते हैं, कुछ संख्याओं को दर्शाते हैं, जैसे 1 2 3 A B C। इस तरीके से मैंने एक व्यवस्थित तरीके से कुछ चीजों को यहां रखा है। समझ में आ गई बात आपको? ज्यादातर हम इसमें संख्याएं ही रखते हैं, ज्यादातर संख्याओं को ही रखते हैं इसमें। तो ज्यादातर इसमें हम संख्याएं रखते हैं। जैसे मान लो ये संख्या रख दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो संख्याओं का या फलनों का, अब ये संख्याओं का है, आयताकार व्यवस्थित विन्यास। आयताकार मतलब जैसे अगर आप इसको पूरा बनाओ, ये तो एक आयत के आकार का, आपको एक आयत के रूप में एक आकृति मिलेगी आपको। ठीक है। तो ये एक अभी आप इसको जब और आगे पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हालांकि जरूरी नहीं है ये आयताकार ही हो, वर्गाकार भी हो सकता है। पर जो वर्गाकार वाला होता है वो फिर एक प्रकार होता है किसका? आव्यूह का। तो जनरली हम क्या मानते हैं कि जो आव्यूह होता है वो आयत के आकार में होता है, और अगर और किसी आकार में होगा तो वो इसके प्रकार में आ जाएगा, त्रिभुजाकार या वर्गाकार, जो भी प्रकार होगा वो इसके जो खुद के प्रकार होते हैं आव्यूह के, अलग अलग प्रकार, उसी में एक वर्गाकार वाला आव्यूह भी हम पढ़ते हैं। बट जनरली अगर बात करें सामान्य रूप में, तो जो आव्यूह है वो हम आयताकार मानते हैं। समझ में आ गई बात? इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है। अब ये जो आव्यूह है, इसमें एक तो ये आपको दिख रही होंगी, ये जो आंकड़े हैं, जो संख्याएं हैं, दो प्रकार से इनको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है।
एक तो आप देख रहे हैं लंबवत, एक तो इस तरह से लंबी लाइनें हैं, और एक है क्षैतिज इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो क्षैतिज जो है, अच्छा ये जो आव्यूह है, ये जो मैट्रिक्स बनाई है, ये ब्रैकेट जो बनाए हैं, इसके अंदर की ये जो संख्याएं मैंने लिखी हैं, ये सब कहलाते हैं अवयव। जैसे फलन में अवयव होते हैं, या किसी सेट में, ठीक है, किसी समुच्चय में, किसी समुच्चय ए में जो भी चीजें आती है वो सब उसके क्या कहलाते हैं, फलन कहलाते हैं। इसी प्रकार मैट्रिक्स में जो भी हम संख्याएं वगैरह या फलन वगैरह लिखते हैं, जो भी चीज आती है वो क्या कहलाती है, उस मैट्रिक्स का अवयव कहलाती है। तो अवयव जो है मैं क्या देख पा रहा हूं यहाँ पे, दो प्रकार से व्यवस्थित हैं, एक तो क्षैतिज रूप में और एक लंबवत रूप में। तो जो क्षैतिज रूप में जो अवयव है व्यवस्थित हैं, जो क्षैतिज रूप में अवयव व्यवस्थित हैं, उन्हें हम कहते हैं पंक्ति। और ये जो लंबवत रूप में अवयव व्यवस्थित हैं, इन्हें हम कहते हैं स्तंभ। स्तंभ मतलब कॉलम, स्तंभ। ठीक है, ये स्तंभ है, ये भी स्तंभ है, ये पंक्ति है पहले नंबर की, ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है। और ध्यान रखना, पंक्ति को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो। पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो। और स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो ध्यान रखना, पंक्ति को हम आर से दर्शा देते हैं और स्तंभ को हम सी से दर्शाएंगे, क्योंकि स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, ठीक है, और पंक्ति को हम बोलते हैं रो। और पंक्ति तो क्या होती है भाई, जो पंक्ति होती है वो तो जो क्षैतिज रूप से मतलब ये लेटे हुए जो है, ठीक है, तो क्षैतिज रूप से जो अवयव व्यवस्थित हैं, ठीक है, जो क्षैतिज अवयव होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स, ये तो क्या कहलाती है, पंक्ति यानी कि रो। ठीक है, और जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जो हमारे लंबवत अवयव होते हैं, ये कहलाती है हमारी स्तंभ। बात तो ये तो होते हैं स्तंभ जो लंबवत होते हैं, ठीक है, जो लंबवत होते हैं वो तो स्तंभ, और जो क्षैतिज होते हैं या पंक्ति के रूप में होते हैं वो क्षैतिज अवयव कहलाते हैं, या क्षैतिज अवयव क्या कहलाते हैं, पंक्ति। ठीक है, तो ये तो है हमारी पंक्तियां और ये है हमारे स्तंभ। पंक्ति को आर द्वारा और स्तंभ को सी द्वारा, रो और कॉलम के द्वारा दर्शाते हैं। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, अब अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, इस मैट्रिक्स की या इस अवयव की बात करूं मैं, ठीक है, इस अवयव की बात करूं तो इस अवयव में पंक्तियां कितनी हैं? देखो, ये पहली पंक्ति, इसको हम R1 के द्वारा दर्शाएंगे। ये दूसरी पंक्ति, इसको R2 के द्वारा दर्शाएंगे। ये तीसरी पंक्ति, इसको R3 के द्वारा दर्शाएंगे। अच्छा, इसमें स्तंभ कितने हैं? ये पहला स्तंभ, तो इसे C1 कॉलम 1 के द्वारा दर्शाएंगे, और ये दूसरा स्तंभ, तो इसे C2 यानी कि कॉलम 2 के द्वारा दर्शाएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूं, मान लो इस पूरे मैट्रिक्स का नाम या इस पूरे आव्यूह का नाम मैं ए दे देता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है ये ए है। ये जो पूरी मैट्रिक्स है, इस पूरे मैट्रिक्स का नाम, मैं मैट्रिक्स का शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, मैट्रिक्स शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, या आव्यूह भी बोल सकते हो आप, तो मैट्रिक्स थोड़ा सही रहता है, कंफर्टेबल रहता है, तो मैं मैट्रिक्स शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। समझ जाना है आपको बात किसकी कर रहे हैं, आव्यूह की। तो इस मैट्रिक्स ए में कितनी पंक्तियां हैं? तो मैट्रिक्स ए में या आव्यूह ए में 3 तो पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, वह 2 क्या हैं? स्तंभ हैं। तीन पंक्तियां वह 2 स्तंभ हैं। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आव्यूह का। ठीक है, आव्यूह किसकी ब्रांच है? अलजेब्रा की ब्रांच है। ठीक है, आव्यूह जो है उसमें क्या क्या आ सकते हैं? उसमें संख्याएं आ सकती है या फलन ले सकते हैं। हम किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं? आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं इसको। ठीक है, और इसमें 2 चीजें होती है, एक तो होती है पंक्ति, एक होता है कॉलम यानी कि स्तंभ। पंक्ति तो वो होती है जो क्षैतिज रूप से लेते हैं हम, और स्तंभ होता है जो लंबवत रूप से लेते हैं। पंक्ति को हम R द्वारा दर्शा देते हैं, स्तंभ को हम C द्वारा दर्शा देते हैं। तो बच्चों, ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था आव्यूह का, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं आव्यूह का क्रम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखो आव्यूह का क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, ठीक है, आव्यूह का क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मैं थोड़ी पेन में एक बार इंक डाल लेता हूं। तो देखो बच्चों, आव्यूह का क्रम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। जैसे मैंने अभी एक मैट्रिक्स बनाई थी 1 2 3 4 5 6। तो अगर मुझे इस आव्यूह का, जो कि ए, इस आव्यूह का नाम क्या था, इस मैट्रिक्स का नाम क्या था, ए। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का क्रम बताना है, ऑर्डर बताना है, तो इसमें मैं देखूंगा कि पंक्तियों की संख्या तो कितनी थी, पंक्तियां थी 3, 1 2 3, रो 1 रो 2 और रो 3, और कॉलम कितने थे, 2, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, तो अगर इसका क्रम मुझे बताना है, आव्यूह का क्रम, तो पंक्तियां तो 3 और कॉलम 2, तो इसका क्रम हो जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, तो आव्यूह का क्रम क्या होता है, बेसिकली यहां से क्या समझ में आया मुझे, आव्यूह का क्रम होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब देखो ये गुणा जो है वास्तव में नहीं करना है, यहां 3 दूनी 6 लिख दो और फिर बोले सर 6 है इसका आव्यूह का क्रम, तो भाई 6 है। सर ने बोला था पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा करना है। गुणा का मतलब यहां गुणा वास्तव में नहीं करना है, सिर्फ गुणा प्रदर्शित करने के लिए ये तरीका है जिसके द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, किसको, क्रम को, किसी आव्यूह के क्रम को। तो वास्तव में गुणा नहीं करना है, सिर्फ इसको इस रूप में लिखना है 3 इंटू 2। जैसे आप 3 इंटू 2 लिखोगे तो कोई भी समझ जाएगा कि अच्छा ये एक ऐसे आव्यूह की बात कर रहा है, ये एक ऐसे मैट्रिक्स की बात कर रहा है जिसमें पंक्तियों की संख्या तो 3 है और कॉलम की संख्या 2 है। इससे साफ साफ पता लगता है पहले हमेशा रो आएगा, फिर क्रॉस आएगा और फिर कॉलम आएगा। समझ में आ गई बात, पहले पंक्तियों की संख्या फिर कॉलम की संख्या। यही क्या कहलाता है हमारा, यही कहलाता है हमारा आव्यूह का क्रम। ठीक है, आ गई बात समझ में। और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जो भी इस आव्यूह में संख्याएं या फलन जो भी हम लेंगे, इसमें संख्याएं या फलन जो भी हम लेंगे वह आव्यूह के क्या कहलाते हैं, वह आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। वह आव्यूह के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। तो संख्या या फलन जो है वह क्या कहलाते हैं, आव्यूह के अवयव, एलिमेंट्स, अवयव कहलाते हैं। ये सब क्या है, इसके आव्यूह के अवयव है। बेटा एक एक बात को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, आगे फिर इन चीजों का प्रयोग लेंगे हम। ठीक है, तो अभी क्लियर कर लेना इनको। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये हो गया हमारा आव्यूह का क्रम, सॉरी आव्यूह का क्रम, यस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कैसे दर्शाते हैं, पहले तो पंक्तियों की संख्या इंटू कॉलम की संख्या। ठीक है, अगर आपसे वो डायरेक्ट पूछे कि भैया इस मैट्रिक्स का क्रम बताओ, तो आप बता दोगे 3 इंटू 2। और मैट्रिक्स के साथ दर्शाना है, आव्यूह के साथ दर्शाना है, तो यहां छोटा सा आप यहाँ पे एक सुपर स्क्रिप्ट लगा के, सब स्क्रिप्ट लगा के, सॉरी, यहां लिख सकते हैं 3 इंटू 2, छोटा सा साइड में, मैट्रिक्स के कोने में। ठीक है, कौन से कोने में, बाएं साइड में, सॉरी दाएं साइड में, नीचे की ओर। समझ में आ गई बात। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं आव्यूह का क्रम क्या होता है, नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों, अब हम जानेंगे कि किसी आव्यूह में, किसी मैट्रिक्स में किसी अवयव यानी कि किसी एलिमेंट की स्थिति या उसका पता कैसे ज्ञात करते हैं, एड्रेस कैसे ज्ञात करते हैं, किसी एलिमेंट का, किसी अवयव की स्थिति को कैसे बताते हैं। हर, जैसे मैं अपने मकान का एड्रेस बता सकता हूं कि भाई फला फला कॉलोनी में फला फले मकान नंबर में मैं रहता हूं। ठीक है, या मकान नंबर कॉलोनी ना बताऊं तो दिशा के द्वारा दर्शा सकता हूं कि फला फला जगह से बाएं लेना, फिर एक रोड आएगा, उस पर तीसरे या चौथे नंबर का जो भी मकान है वो मेरा ही है। ठीक है, ऐसी किसी आव्यूह में किसी एक अवयव का पता कैसे दिखाते हैं अपन, दर्शाते कैसे हैं किसी का पता, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक फिर से एक आव्यूह बनाता हूं, एक मैट्रिक्स बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई। ठीक है बच्चों, ये एक मैंने आव्यूह तैयार किया। ठीक है, अब इस आव्यूह में या इस मैट्रिक्स में
मुझे ये पता लगाना है कि ये 5 जो है इसकी स्थिति क्या है, इसको दर्शाएंगे कैसे हम, समझ में आ गई बात। तो देखो पहले तो ये पता लगाते हैं इसमें रो कौन सी है, कॉलम कौन सा है। तो ये तो है पहले नंबर की पंक्ति, रो नंबर 1, ये है दूसरे नंबर की पंक्ति, रो नंबर 2, ये है तीसरे नंबर की पंक्ति, रो नंबर 3, फिर यह है पहले नंबर का स्तंभ, कॉलम नंबर 1, यह है दूसरे नंबर का स्तंभ, कॉलम नंबर 2। एक काम करता हूं मैं 2 ही ले लेता हूं, अभी 3 नहीं ले रहा हूं, मैं 2 ही ले लेता हूं, ठीक है। तो 3 तो मेरे पास क्या आ गई पंक्तियां, और 2 क्या आ गए, कॉलम आ गए। जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हो सकता है। अब इस स्थिति में 2 तो रो आ जाएगी और 3 कॉलम हो जाएंगे। यहाँ पे 3 रो है, 2 कॉलम है, 3 तो पंक्तियां है, 2 स्तंभ है, ठीक है। चलिए तो इसी की बात कर लेते हैं। अब इस मैट्रिक्स में ठीक है। अच्छा मैं टॉपिक डालता हूं, पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अवयवों की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं किसी अवयव मैट्रिक्स में, ठीक है। किसी मैट्रिक्स में किसी अवयव की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो अब मान लो मुझे बताना है कि भैया इस 5 को कैसे दर्शाऊं, मैं क्या बोलूं इस 5 के लिए कि ये कहां स्थित है, कैसे बताऊं इस 5 को। तो देखो 5 को देखने के लिए सबसे पहले तो मैं देखूंगा कौन सी रो में स्थित है। ये जो है 2 नंबर की रो में स्थित है। किसमें स्थित है, 2 नंबर की रो में। और कॉलम कौन सा है, बोले कॉलम भी 2 नंबर का ही है। तो इसके सामने रो कौन सी है, 2 नंबर की। कौन सा कॉलम है, 2 नंबर का। तो इस 5 को मैं दर्शा सकता हूं A22 से। यहां ए क्या दर्शा रहा है, ए अवयव को दर्शा रहा है। ए तो किसको दर्शा रहा है, अवयव को। और उसमें भाई अवयव को दर्शा रहा है ए, तो कोई भी अवयव ले लो उसको ए द्वारा दर्शा दो। और स्थिति बताने के लिए हम बता रहे हैं 2 पहले आ रहा है, तो ये जो पहले वाला 2 है ये तो दर्शा रहा है कि कौन सी रो की बात हो रही है, दूसरे नंबर की रो की बात हो रही है। और बाद वाला 2 जो है वो बता रहा है कौन से कॉलम की बात हो रही है, तो बोले दूसरे नंबर के कॉलम की बात हो रही है। जैसे इसकी बात करूं 3 की, अब 3 की स्थिति बतानी है तो ए। अब पहले किसकी स्थिति बताते हैं, कौन सी रो में है, तो कौन सी रो में है, ये तीसरे नंबर की रो में है। कौन सी पंक्ति में है, तीसरे नंबर की पंक्ति में है, तो यहाँ 3 लिख दूंगा। और कौन से कॉलम में है, 1 नंबर के कॉलम में है, तो A31 दर्शा सकता हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें A31 का मान कितना आएगा, तो आप तुरंत बता दोगे 3। मैं आपसे पूछूं A32 का मान बताओ कितना आएगा। अब आप देखोगे A32 का मतलब है 3 नंबर की पंक्ति में, 3 नंबर की पंक्ति और दूसरे नंबर का कॉलम। तो 3 नंबर की पंक्ति बोले ये रही, दूसरे नंबर का कॉलम ये रहा। कौन सा आ रहा है, बोले ये आ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर के कॉलम में और तीसरे नंबर की पंक्ति में तो यही आ रहा है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6। इसका मान क्या है, A32। इसकी बात करूं मैं तो बोले ये कहां आ रहा है, बोले ये पहले नंबर की पंक्ति में और पहले नंबर के स्तंभ में। तो इसका मान हो जाएगा, इसका स्थान बता देंगे A11 के द्वारा, या A11 का मान कितना आ जाएगा, 1। इसकी बात करूं मैं तो इसमें जो रो है वो तो 1 नंबर की है, और कॉलम कितने नंबर का है, 2 नंबर का। तो इसको कैसे दर्शाऊंगा मैं, A12 के द्वारा, ठीक है। पहले तो कौन से नंबर की रो है और बाद में कौन से नंबर का कॉलम है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। कौन से नंबर की पंक्ति है और कौन से नंबर का स्तंभ है, उसके द्वारा आप किसी भी अवयव का क्या याद कर सकते हो, स्थान या उसका पता बता सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आपसे अब अगर मान लो हम इस तरह से नहीं दर्शाते तो फिर दिक्कत हो जाती, अगर हम पता नहीं बताते तो। अब मैं पूछता कि भैया 5 कहां है, तो आप ऐसे बोलते ये रहा, ये रहा। एक तो ऐसे दर्शाते उंगली से दिखाते आप, ठीक है, कि सर ये रहा 5, या 3 का बोले ये रहा। और एक आप बता सकते हो, बोले 5 जो है वो A22 पे स्थित है, तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा 5 जो है वो दूसरे नंबर की रो और दूसरे नंबर के कॉलम का हिस्सा है। तो जहां दूसरे नंबर का रो और दूसरे नंबर का कॉलम आ रहा है वही 5 स्थित है। आगे बात समझ में, जहां दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। और कौन रह गया, ये 2 रह गया। ये कहां पे स्थित है, दूसरे नंबर की तो रो में और पहले नंबर के कॉलम में। तो इसको मैं किसके द्वारा दर्शाऊंगा, अच्छा A22 तो क्या था मेरा 5, और A21 क्या आएगा मेरा, A21 आएगा मेरा 2। दूसरे नंबर की रो में पहले नंबर का कॉलम, दूसरे नंबर की रो और पहले नंबर के कॉलम में जो स्थित है वो है 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी अवयव की स्थिति बता सकते हैं किसी अवयव में या किसी मैट्रिक्स में। बात आ गई समझ में आप सभी के। अच्छा इसमें मान लो मैं पूछूं तुमसे कि भाई मुझे ये बताओ
तो या A23 कहां स्थित है, A23 कहां स्थित है। तो आप देखोगे 2 का मतलब है दूसरे नंबर की रो, दूसरे नंबर की रो तो ये रही, उसमें 3 का मतलब है तीसरे नंबर का कॉलम। अब आप कहोगे यहाँ तीसरे नंबर का कॉलम तो है ही नहीं कहीं पे, तीसरे नंबर का तो कॉलम ही नहीं है, तो A23 का मान आप बोल दोगे है ही नहीं, 0 है। और 0 भी नहीं बोलोगे तो अस्तित्व में नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आप जो है इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। तो इस तरीके से आप किसी भी अवयव में किसी भी अवयव की स्थिति याद कर सकते हैं। कैसे याद करते हैं, उसके रो, उसकी पंक्ति का और उसके कॉलम का स्थान प्राप्त करके। समझ में आ गई बात। पहले हम ध्यान रखना पंक्ति का मान लिखते हैं, फिर हम किसका मान लिखते हैं, उसके कॉलम का मान लिखते हैं। बात आ गई समझ में, इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि किसी अवयव में, किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, किसी मैट्रिक्स में या किसी अवयव में हम अवयवों की संख्या कैसे याद करें। बोले सर गिन के याद कर लो। मैं अगर जैसे इसमें पता लगाना चाहता हूं कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं, तो आप गिन लोगे 1 2 3 4 5 6, बोले 6 अवयव हैं। बट मान लो मैं आपको ऐसे दे देता कि एक मैट्रिक्स है जिसका क्रम है 3 into 2, तो आप समझ जाओगे अच्छा उसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें बताओ इसमें कितने अवयव होंगे, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके लिख देना है 6, क्योंकि 3 पंक्तियां 2 कॉलम, तो 3 दूनी 6, तो 6 ही अवयव आएंगे। तो अवयवों की संख्या याद करनी है, ठीक है, अवयवों की संख्या याद करनी है। किसी अवयव में अवयवों की संख्या कैसे याद करोगे। अब वास्तव में गुणा करना है हमें। कैसे याद करेंगे, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। बात आ गई है समझ में, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या को अगर स्तंभों की संख्या से गुणा कर दोगे, तो जैसे यहां पे पंक्तियों की संख्या कितनी थी 3 और स्तंभों की संख्या कितनी थी 2, 3 दूनी 6, तो बिना अवयव को देखे भी आप बता सकते हैं, बिना मैट्रिक्स को देखे भी आप बता सकते हैं कि उसमें कितने अवयव होंगे। बिना मैट्रिक्स को देख के आप बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने उसमें जो है अवयव होंगे। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो किसी अवयव में अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप ये कर सकते हैं। यहां हमें वास्तव में गुणा करना है, ठीक है। जब क्रम ज्ञात करते हैं तो क्रम तो है 3 into 2, तो उसमें तो गुणा करते नहीं, उसमें तो दिखा देते हैं, उससे पता लग जाता है 3 पंक्तियां 2 कॉलम हैं। अब इस क्रम के अवयव में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये किसी अवयव में अवयवों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं, नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि किसी अवयव को या किसी मैट्रिक्स को निरूपित कैसे करेंगे सामान्य रूप में कैसे दर्शाएंगे, गणितीय रूप में कैसे दर्शाएंगे। भाई एक तो ये ब्रैकेट बना के दिखा दिया हमने, बोले ये जो है ये एक मैट्रिक्स है, पर गणितीय रूप में इसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो माना किसी अवयव में एम तो पंक्तियां हैं, एम पंक्तियां व एन जो है स्तंभ है। मतलब पंक्तियों की संख्या तो क्या है एम, और स्तंभों की संख्या क्या है एन, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट के रूप में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, ठीक है, चित्रीय निरूपण करूं इसका चित्र के रूप में, तो कैसे करूंगा। देखो अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो मैंने आपको बताया था अवयवों को कैसे दर्शाते हैं हम, ए के द्वारा, ठीक है। तो देखो यहां पे पहला एलिमेंट क्या आएगा हमारा A11, क्योंकि रो 1 और कॉलम भी 1, ठीक है। अच्छा रो कहां तक जाएगी, इसमें रो कहां तक जाएगी, R1 आएगा, फिर R2 आएगा, फिर R3 आएगा, और कहां तक जाएगा, कहां तक है एम तक है, तो ये R M तक चल जाएगा बढ़ते बढ़ते बढ़ते,
और कॉलम कहां तक जाएंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 कहां तक जाएगा, कॉलमों की संख्या क्या है n, तो ये बढ़ते बढ़ते कहां तक चल जाएगा n तक। तो A11, A12, ठीक है, A13 से लेके कहां तक जाएगा ये A1n तक, क्योंकि पंक्ति तो पहली है तो पहले तो 1 ही आएगा सब में, और कॉलम पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे 3 और कहां तक n तक। ऐसे ही A21, A22, A23 से लेके A2n तक, ऐसे ही A31, A32, A33 से लेके A3n तक, और लास्ट में AM1, AM2, AM3 से लेके AMn तक। आ गई क्या बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर मान लो आपको कोई आव्यूह दे दे कि बोले भाई किसी आव्यूह में m पंक्तियां या n और n स्तंभ है, तो उसको चित्रीय रूप में निरूपित करो या अवयवों के रूप में उसको निरूपित करो, तो आप इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। बोले पहला अवयव A11, पहली पंक्ति में पहला कॉलम, A12 पहली पंक्ति में दूसरा कॉलम, A13 पहली पंक्ति में तीसरा कॉलम, A1m पहली पंक्ति में nवां कॉलम, क्योंकि कॉलमों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी है n, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा चित्रीय रूप में निरूपित करने का। गणितीय रूप में कैसे दर्शाऊंगा, मान लो इस मैट्रिक्स का नाम है A, ये मैट्रिक्स का नाम क्या है A, तो गणितीय रूप में कैसे दर्शाऊंगा इसको, तो देखो इसको इस गणितीय रूप में इस मैट्रिक्स को दर्शाऊंगा मैं A बराबर ब्रैकेट Aij m इंटू n, बात आ गई समझ में, ठीक है। A बराबर Aij, अब ध्यान से समझना इसको, Aij का क्या मतलब है कि भाई ये पहली जो चीज है उसको, जो रो है उसको तो हम आई मान रहे हैं कि कौन से रो का जो स्थान है, और जो कॉलम का स्थान है उसे जे मान रहे हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, और इस तरीके से बोले हम लेते हुए चल रहे हैं, आई जे के रूप में लेके चल रहे हैं, ठीक है। और कहां तक जाएगा ये m इंटू n तक जाएगा लास्ट में, मतलब पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या के हिसाब से जो लास्ट तक जाएगा वो यहां तक जाएगा, क्योंकि पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है तो m इंटू n कर दिया। अगर x और y होती तो x इंटू y कर देते। और ये आईजे किसकी क्या दर्शा रहा है, ये आईजे इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को दर्शा रहा है कि इसका जो प्रत्येक अवयव है वो इस रूप का है, पहले आई का मान है फिर जे का मान है, पहले आई का मान है फिर जे का मान है। अच्छा आई जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है, देखो ध्यान से देखते हैं आई कहां से कहां तक हो सकता है। तो देखो आई जो है वो पहली वाली चीज है, मतलब रो, मतलब पंक्ति जो है वो तो आई को दर्शा रहा है, और बाद वाला किसको दर्शाता है, कॉलम को। तो आई कहां से कहां तक जा सकता है, आई 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे आया, 3 पे आया, और कहां तक आ सकता है m तक। तो आई जो है वो एक से तो बड़ा या 1 के तो बराबर होगा, और m से छोटा या उसके बराबर होगा। आई जो है वो 1 से लेके m तक जाएगा, आई जो है कहां से कहां तक जाएगा, 1 से m तक। आई क्या है, जो पहले वाली चीज है, और पहले वाली चीज किसको दर्शाती है, रो को, और रो कहां से कहां तक था, पहली रो से लेके एम भी जो रो है वहां तक, क्योंकि पंक्तियों की संख्या कितनी थी m, तो m भी पंक्ति तक जा सकते हो आप, पहली पंक्ति से लेके m भी पंक्ति तक। तो i का जो मान है वह 1 से तो बड़ा होगा और m से छोटा होगा, या 1 या उसके बराबर होगा और m से छोटा या उसके बराबर होगा, ठीक है। 1 से m तक जाएगा। अच्छा j का मान कहां तक जाएगा, अब जे देख लेते हैं कहां से कहां तक जा सकता था। जे किसको दर्शा रहा है, जे बाद वाली चीज है, बाद वाली चीज किसको दर्शा रही है, कॉलम को, मतलब स्तंभ को। ये किसको दर्शा रहा है, स्तंभ को। तो स्तंभ में देखो कहां से कहां तक जा सकते थे आप, पहला स्तंभ 1, दूसरा स्तंभ 2, तीसरा 3, और लास्ट में कहां तक गए, n तक। कोई सी भी जो है पंक्ति पकड़ लो, उसमें स्तंभ 1 से लेके n तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। और कोई सी भी जो है स्तंभ पकड़ लो, उसमें पंक्ति जो है वो कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके m तक, 1 से लेके m तक। तो पंक्ति तो 1 से m तक, और जो स्तंभ है j का मान जो है वो कहां से कहां तक होगा, वो होगा वही 1 से तो बड़ा, और इस बार j कहां तक जा रहा है, n तक, इसलिए n से छोटा। पंक्ति m तक थी तो यहां m आ गया, j यानी कि स्तंभ जो है वो n तक था, n जो संख्या थी स्तंभों की वो n थी, तो वो n तक चला गया। बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार से हम किसी भी, इसकी हेडिंग कहां लिखूंगा, हेडिंग यहां लिख देता हूं, आव्यूह को
आव्यूह या आव्यूह का सामान्य निरूपण। ठीक है, आव्यूह का सामान्य निरूपण। सामान्य रूप से आव्यूह को मैट्रिक्स के रूप में या अवयव के रूप में तो इस प्रकार से आप निरूपित कर सकते हैं, और मैथमेटिकल या गणितीय रूप में इस प्रकार से निरूपित करेंगे, जहां पे आई तो यहां से यहां तक है और जे यहां से यहां तक है। आगे की बात समझ में आप सबके, इसको नोट कर लो। फिर आगे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको छोटा सा, वो उदाहरण देखते हैं हम, और फिर प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बीच बीच में। जो अब तक हमने यहां तक पढ़ा है उसमें प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस है वो सब हम हल करेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि बेसिकली ये मैट्रिक्स काम कहां आती है। ये सब हम पढ़ तो रहे हैं, बोले सर ये काम कहां आती है, तो देखो गणित में तो काम आती है, पर गणित से ज्यादा ये फिजिक्स में काम आती है आपके। समझ में आ रही है बात? अगर आपने वेक्टर्स का देखा होगा, वेक्टर्स का सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, तो उसमें डिटर्मिनेंट्स वगैरह निकालते हैं हम, और डिटर्मिनेंट्स कहीं ना कहीं मैट्रिक्स से निकल के आता है। अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा जब काम आएगा आपके। ठीक है, तो मैट्रिक्स बेसिकली ज्यादा फिजिक्स में ज्यादा अच्छा इसका अनुप्रयोग होता है, फिजिक्स में इस्तेमाल करने में मजा भी आता है। और इन दिनों तो मैट्रिक्स जो है वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं, उनमें भी मैट्रिक्स बहुत काम आती है। समझ में आ रही है बात? तो मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत काम आती है ये। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण कि मैट्रिक्स को यूज कैसे लें। एक बेसिक सा उदाहरण हमारी जनरल लाइफ का देखते हैं। मान लो कक्षा 10 में लड़कों की संख्या 20 है और लड़कियों की संख्या 35 है। कक्षा 11 में लड़कों की संख्या 40 है और लड़कियों की संख्या 30 है। और कक्षा 12 में लड़कों की संख्या 50 है और लड़कियों की संख्या 25 है। मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, ये आपको बोलता है कि ये जो डेटा आपको दिया है, ये जो आंकड़े आपको दिए हैं, इंफॉर्मेशन या सूचना आपको जो दी है, उसे एक 3x2 क्रम वाले आव्यूह में या आव्यूह के रूप में दर्शाइए। ठीक है, 3x2 क्रम वाले आव्यूह के रूप में दर्शाना है आपको। चलिए कैसे दर्शाएंगे, देखो ये बना लूंगा मैं। अब 3x2 का मतलब क्या है कि पंक्तियां तो कितनी होनी चाहिए, 3, और स्तंभ कितने होने चाहिए, 2। पंक्तियां 3 और स्तंभ कितने होने चाहिए, 2। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये ले लूंगा 20, 40, 50 और 35, 30, 25। ठीक है, क्या ये 3x2 की है क्या? बिल्कुल है। देखो 3 तो पंक्तियां और 2 कॉलम। समझ में आ गई है बात? अब इसको आप दर्शा कई तरीके से सकते हो। मैं ये मान लेता हूं कि मैंने यहाँ पे तो लड़कों की संख्या और यहाँ लड़कियों की संख्या ली। ठीक है, कॉलम्स में इस पहले कॉलम में लड़कों की संख्या ली, दूसरे कॉलम में लड़कियों की संख्या। पंक्ति के रूप में दर्शाना चाहता तो मैं ऐसे भी दर्शा सकता था कि मैं यहाँ पे लड़कों की और यहाँ लड़कियों की संख्या ले रहा हूं। तो अब ये मैट्रिक्स कैसी बन जाती, अब ये मैट्रिक्स ऐसी बन जाती 20, 40, 50, 35, 30 और 25। ठीक है, पर क्या अब ये 3x2 की मैट्रिक्स है क्या? ध्यान से देखना, पहले जब उसने मेरे को बोला कि भैया लड़कों की संख्या ये थी, लड़कियों की संख्या ये थी, अलग अलग कक्षाओं में इसे 3x2 क्रम वाले आव्यूह के रूप में दर्शाना था, तो मैंने लड़कों की संख्या यूं ले ली, लड़कियों की संख्या ये ले ली। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स भी बन गई, और बिल्कुल इसमें 3 तो पंक्तियां हैं, R1, R2, R3, 3 तो पंक्तियां हैं, और C1 और C2 2 कॉलम है, तो 3x2 वाली मैट्रिक्स है ये। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि लड़कों की संख्या यूं ले लेता हूं, लड़कियों की संख्या यूं ले लेता हूं, तो कुछ गलत किए, ये भी एक मैट्रिक्स है। पर क्या ये 3x2 वाली है क्या? क्या इसमें 3 पंक्तियां हैं क्या? देखो ये पंक्ति नंबर 1 और ये पंक्ति नंबर 2, तीसरी पंक्ति तो है ही नहीं, और कॉलम 2 ही होने चाहिए थे, जबकि कॉलम कितने हो गए, 3। तो ये 3x2 ना हो गया, अब क्या बन गई, 2 पंक्तियां और 3 कॉलम वाली बन गई है। ठीक है, इसलिए जो हमें चाहिए था उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। मैट्रिक्स तो सही है, बट जो हमें चाहिए 3x2 उसके अकॉर्डिंग गलत है। ये 2x3 के लिए कहता तो मैं ये बना देता, अगर ये 2x3 के लिए कहता तो मैं ये बना देता, बट इसने क्या कहा 3x2, तो अब मैं ये नहीं बनाऊंगा। समझ में आ गई बात? तो ये बेसिक सी बहुत ही सिंपल सी चीज है, और एक उदाहरण के द्वारा मैंने आपको बताई है। और देखो ऑनलाइन क्लास जो होती है उसमें
एक लिमिटेड चीजें ही आपको बताई जा सकती है, बहुत ज्यादा खोल के चीजों को बहुत डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है इस ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। बट मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सभी चीजें कवर हो जाए और कुछ भी छूटे ना, और बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण था ये, इस उदाहरण को नोट कर लीजिए और फिर आप आ जाइए डायरेक्ट अपनी किताब की प्रश्नावली जो है 3.1 पे, और 3.1 में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो फिर वो क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि अवयव जो है अवयव a बराबर a i j 2 × 4, ये तो हमने गणितीय रूप में इसको दर्शा दिया हो, तो अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। तो देखो बेसिकली सीधा सीधा अगर आप यहां से ज्ञात करना चाहो तो ये a i j 2 × 4 है, और उसमें मैंने ये क्या बताया था, ये तो होती है m और ये होता है n, मतलब पंक्तियों की संख्या, और ये होती है स्तंभों की संख्या। और अवयवों की संख्या के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, डायरेक्ट अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या होती है पंक्ति की संख्या या पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, इंटू स्तंभों की संख्या। तो यहां पंक्तियों की संख्या 2 मान लूंगा मैं और स्तंभों की संख्या 4 मान लूंगा, 4 दूनी 8, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मान लो ये क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड करता है, छोटे नंबर में क्वेश्चन आया है तो ऐसे दर्शा दो, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आ जाए तो इसमें इसका मैट्रिक्स भी बना के दिखा दो। अब ये 2 × 4 की मैट्रिक्स बनानी है, पंक्तियां तो 2 और कॉलम 4, पंक्तियां सिर्फ 2 ही आएगी, कॉलम 4 आएंगे, तो A11 A12 A13 और A14 तक जाएगा ये, ठीक है। फिर A21 A22 A23 और A24 तक, फिर बस हो गया काम खत्म, बस इतना ही होगा ये, क्योंकि 2 × 4 की है, तो 2 तो पंक्तियां दर्शा दी हमने और 4 कॉलम दर्शा दिए। देखो कितने अवयव हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अवयवों की संख्या पूछ रहा है, बड़े नंबर में क्वेश्चन आया तो ये मैट्रिक्स दिखा के फिर दर्शा दो, इसको ए दिखा देना क्योंकि मैट्रिक्स को ए के द्वारा दर्शाया था, और फिर अवयवों की संख्या याद कर लो, या छोटे नंबर में क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला आगे लिख सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, इसको नोट कर लो। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो पहले। चलिए बच्चों, अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है वो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है हमने अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है उस पे बेस्ड नहीं है। अभी मैं सिर्फ वो क्वेश्चन इसमें से छाट रहा हूं जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस पे बेस्ड है, ताकि थ्योरी आप ढंग से अप्लाई करना सीख लो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है एक हमारा अवयव का प्रकार आएगा, उसमें इकाई अवयव आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में इकाई जो अवयव आएगा उसमें हम उसको पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी हम जो है अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो समान अवयव के बीच बारे में है, समान अवयव अभी हमने पढ़ा नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अब आप फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे अभी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कि 6 अवयवों वाले अवयव के समान्वित क्रम क्या होंगे, 6 अवयवों वाले अवयवों के संभावित मतलब पॉसिबल संभावित क्रम क्या होंगे, पॉसिबल क्या होंगे, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो कि एक अवयव है उसमें 6 अवयव हैं, 6 अवयव हैं उसमें टोटल 6 अवयव, मतलब A1 से लेके A1 से A6 बोल देता हूं मैं, लेकिन इसको ऐसे दर्शाते नहीं अपन, A11 A12 इस प्रकार से होते, टोटल 6 अवयव हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। तो ये बोल रहा है कि इस प्रकार के 6 अवयव वाले अवयव के संभावित कितने क्रम बना सकते हो आप, मतलब किस किस तरीके से उसको दर्शा सकते हो, किस किस क्रम में दर्शा सकते हो। 2 × 3 वाले में मतलब क्या क्या तो आप पंक्तियों की संख्या ले सकते हो और क्या क्या आप स्तंभों की संख्या लेके किस किस प्रकार से कितने क्रम इस 6 अवयवों के लिए बना सकते हो आप। तो देखो इसका डायरेक्ट तरीका मैं बता देता हूं, फिर इसको हम करके भी देखेंगे। डायरेक्ट तरीका क्या है, देखो ये अवयव दिए हुए हैं आपको, अवयवों की संख्या
किसके बराबर बताई थी मैंने आपको? अवयवों की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है? पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। आ गई बात समझ में? तो अवयवों की संख्या होती है पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या के। अवयवों की संख्या कितनी है? 6। अब इस 6 को आप किस किस रूप से लिख सकते हो? ये दो चीजों के गुणा में। देखो क्या क्या लिख सकता हूं मैं, 1 इंटू 6 लिख सकता हूं तो भी 6 आएगा, 6 इंटू 1 लिखूंगा तो भी 6 आएगा, 2 इंटू 3 लिखूंगा तो भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 लिखूंगा तो भी 6 आएगा। और कुछ लिख सकता हूं क्या? और कुछ लिख सकता हूं क्या 6 को? बस इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकता मैं, ये जो मैं लिख सकता था। अब 1 इंटू 6 का मतलब क्या है कि रो तो 1 और कॉलम 6, रो तो 1 और कॉलम 6, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही रो है और 6 क्या है? कॉलम है। सॉरी कॉमा लगा दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, इसमें एक तो रो है और 6 कॉलम है। और अभी आप आगे पढ़ेंगे अवयवों के प्रकार में कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक रो हो वो क्या कहलाता है? वो पंक्ति अवयव कहलाता है, ठीक है, रो मैट्रिक्स ही कहलाता है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये तो पहले टाइप का हो गया। अच्छा 6 इंटू 1 वाला कैसे बनेगा? 6 इंटू 1 वाला ऐसे बन जाएगा कि 6 तो पंक्तियां, ये सिर्फ उदाहरण ले रहा हूं ये संख्याओं के, मैं मुझे नहीं पता यहाँ संख्या थी या फलन था, सिर्फ उदाहरण लेके समझा रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6, देखो 6 पंक्तियां हो गई और कॉलम सिर्फ एक, तो कॉलम एक ही है और 6 पंक्तियां हो गई। अच्छा 2 इंटू 3 का मतलब क्या है कि दो तो पंक्तियां और 3 कॉलम। तो देखो 2 तो पंक्तियां हो गई R1 R2 और 3 कॉलम हो गए C1 C2 और C3। 3 इंटू 2 का मतलब क्या है? 3 इंटू 2 का मतलब है कि 3 तो पंक्तियां और 2 कॉलम। तो इतने क्रमों के द्वारा आप इसको दर्शा सकते हो। इतने क्रम जो है संभावित क्रम इनके ये हो सकते हैं। किसके लिए? 6 अवयव वाले अवयव के लिए। तो 6 अवयव लिए हैं मैंने, ठीक है। ये बोलता 8 अवयव के लिए बताओ, तो 8 अवयव के लिए देखो 8 किस किस को गुणा करने पे आ सकता है? 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 और बस यही हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से। अच्छा 12 के लिए बोलता तो 12 के लिए बहुत सारे बन सकते थे। 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4। समझ में आ रही है बात? तो इतने तरीके से आप, या इतने क्रम संभव थे, इतने प्रकार के क्रमों वाले अवयवों की रचना आप कर सकते थे। ऐसे अवयवों की रचना जिसमें कितने अवयव होते? 8 अवयव होते। आगे बात समझ में। फिलहाल हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये था और इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हो। तो यहां तक आप उतार लीजिए, ठीक है, क्योंकि अवयवों की संख्या भी मैंने बताई थी क्या होती है? पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो 6 जो है वो किस किस को गुणा करने पर आ सकता है? इन को गुणा करने पर आ सकता है। समझ में आ गई बात? चलिए फिर 5th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखते हैं 5th क्वेश्चन हमारी थ्योरी का है या नहीं, बट उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों 5th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन जो है अभी हमने थ्योरी जो पढ़ी है बिल्कुल उसी में से है। 5th क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 इंटू 2 क्रम, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव मतलब कि मैट्रिक्स A बराबर AIJ, A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए। आपको मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात कीजिए जिसके अवयव, अब सबसे पहले उसने दिया है AIJ बराबर 2I माइनस जे बटे 3I प्लस जे, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले एक 2 इंटू 2 क्रम का अवयव जो है आपको ज्ञात करना है AIJ, और उसके अवयव इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2 इंटू 2 क्रम का अगर अवयव है
ठीक है, 2 इंटू 2 क्रम का अगर आव्यूह है तो मान लो ये जो मैट्रिक्स है ए, उसमें किस किस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं आव्यूह को, जो अवयव है वो उसके क्या क्या हो सकते हैं। 2 इंटू 2 वाली है तो पहला अवयव मैं लिख सकता हूं a11 और दूसरा अवयव लिख सकता हूं a12, फिर नीचे दूसरा अवयव पहला लिखूंगा a21 और दूसरा लिखूंगा a22। बात आ गई है समझ में। देखो 2 इंटू 2 की लिखनी है तो पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2, मतलब R1 और R2, और कॉलम की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 2, मतलब C1 और C2। तो ये पहला क्या होगा, A11, A12, A21, तो बच्चों थोड़ी कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी बैटरी की, इस वजह से बीच में रोकना पड़ा मेरे को। तो अपन गाते, हाँ, तो ये इस प्रकार से मैं 2 इंटू 2 का एक आव्यूह बना सकता हूं। ठीक है, R1, R2, C1, C2, 2 रो 2 कॉलम, और ये इसके अवयव होंगे, ये उसके क्या होंगे, अवयव। चलिए अब इसके अवयव याद करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका अवयव आएगा, सबसे पहले मैं बात करूं A11 की। ठीक है, अच्छा A को कैसे दर्शाया है इसने, AIJ, मतलब I रो वाला स्थान और J कॉलम वाला स्थान, ये हम पहले ही देख चुके हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा अवयव निकालना है मेरे को, A11। ठीक है, A11 कैसे याद करूंगा, ये रहा मेरा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। अब की बार I की जगह तो क्या है 1 और J की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे I की जगह 1 और J की जगह 1 रख के मैं अपना फॉर्मूला जो अपना जो अवयव है वो ज्ञात कर सकता हूं। तो कैसे करूंगा, 2 इंटू 1 बटे 3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 2 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1 बराबर 1 बटे 4। तो A11 क्या ज्ञात हो गया मेरा, 1 बटे 4। चलिए A12 ज्ञात करते हैं, A12। अब की बार I का मान 1 और J का मान 2, तो 2 इंटू J का मान सॉरी I का मान कितना रखेंगे 1, माइनस J का मान कितना रखेंगे 2 बटे 3 इंटू I का मान कितना रखेंगे 1 प्लस J का मान कितना रखेंगे 2, 2 माइनस 2 बटे 3 प्लस 2 बराबर 0 बटे 5 बराबर 0। आ गई बात समझ में। चलिए अब ये दूसरा आ गया हमारा A12, A21 याद करते हैं आप, A21। अब की बार I का मान कितना है 2 और J का मान कितना है 1। आ गई बात समझ में। अरे ये A21 क्यों आया, ये समझ में आया, A22 बाद में कॉलम का और पहले रो का मान। चलिए A21 याद करते हैं, I की जगह 2 और J की जगह 1 रखते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 4 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 1 बराबर 3 अपॉन 7। समझ में आ गई बात। और लास्ट में, सबसे लास्ट में A22 का मान और याद करना है अब हमें, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 बटे 3 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 4 माइनस 2 बटे 6 प्लस 2 बराबर 2 बटे 8, और ये 4 बार काटेगा तो 1 बटे 4। आ गई बात समझ में। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो बच्चों, ये तो बात हो गई इसकी। अब इसको, ये तो हमने अलग अलग अवयव निकाल लिए, उसने अवयव निकालने के लिए कहा था क्या, उसने तो आव्यूह ज्ञात करने के लिए कहा था, तो इसको आव्यूह के रूप में लिख लो। आव्यूह के रूप में कैसे लिखोगे, यहां लिख देता हूं। A11 कितना आया भाई तुम्हारा, A1 आया 1 बटे 4। फिर A12 कितना आया 0। फिर A21 कितना आया 3 बटे 7। और फिर A22 कितना आया 1 बटे 4। तो ये हमारा आव्यूह बन गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बात आ गई समझ में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो आपको खुद को करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी की तरह है, उसमें AIG का कुछ और मान दे रखा है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स रहेगी, तो अवयव तो यही रहेंगे, बस AIG का कुछ और दिया हुआ है, तो I की जगह हर बार आपको ये सब मान रखने हैं, चारों अवयव निकालने हैं और मैट्रिक्स बनानी है 2 इंटू 2 की। समझ में आ गई बात। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है इसमें, जो कि अभी हमने थ्योरी पढ़ा था उस पर बेस्ड है, और वो है सिक्स्थ क्वेश्चन।
तो चलिए 6th क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप पॉज करके, और इसका 5th का 2nd और 3rd क्वेश्चन नंबर 6th और देख लेते हैं लास्ट इसका, ये बैटरी जो है बार बार प्रॉब्लम कर रही है अब इसमें। 6th क्वेश्चन और देख लेते हैं, अपने आप रुक रहा है ये रिकॉर्डिंग इसकी अब। चलिए तो देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 2x3 का, मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहा हूं, पूरे क्वेश्चन के लिए आप बुक देख सकते हैं, बुक्स होगी आप सबके पास। एक 2x3 क्रम का आव्यूह है, इस क्रम का 2x3 क्रम का, और इसमें a बराबर जो है वो कैसे दर्शाया है उसने, वही aij द्वारा। आपको ज्ञात करना है a बराबर aij के रूप में है, और वो 2x3 क्रम का आव्यूह जो है वो आपको ज्ञात करना है, और उसके अवयव दिए हुए हैं। बेसिकली ये जो है सीबीएसई की किताब का एग्जाम्पल है, जो बुक में आपको क्वेश्चन के रूप में दे दिया है उसमें, ठीक है। सीबीएसई की किताब में ही आपको एग्जाम्पल के रूप में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में 1/2 2i-3j 2i-3j, ठीक है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्योंकि एक 2x3 वाले क्रम की, तो पहले तो एक बेसिक सा हम इसका स्ट्रक्चर पता लगा लेते हैं किस प्रकार से होगी ये। 2x3 की है, मतलब रो तो इसमें 2 होगी, पंक्तियां तो 2 होगी, और स्तंभ कितने होंगे 3। तो क्या बना सकता हूं मैं इसको, a11, 3 स्तंभ बनाने तो a11, a12 और a13। फिर दूसरे नंबर की रो में a21, a22 और a23, इस तरीके से बनेगा ये। तो हमारे पास 2 तो क्या आ जाएगी पंक्तियां, और 3 क्या आ जाएंगे स्तंभ, ठीक है। अब aij सॉरी क्यों नहीं था, aij था ये क्वेश्चन में। तो aij कैसे दर्शाया है उसने, 1/2 मॉड 2i-3j। ध्यान रखना मॉड का चिन्ह दे दिया है, मतलब इसके अंदर बाहर जो भी चीज आएगी वो प्लस की आएगी, मॉड्यूलस का चिन्ह दिया है इसने। चलिए तो सबसे पहले a11 याद कर लेते हैं, i का मान भी 1 और j का मान भी 1। तो 1/2 2 × 1 - 3 × 1 बराबर 1/2, 2 एकम 2, 2 में से 3 गया -1, और माइनस की जगह ये क्या आ जाएगा, मॉड के बाहर आके प्लस का, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। मॉड है, मॉड के बाहर माइनस, अंदर माइनस का है, पर मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और a12 निकालेंगे तो अब की बार i की जगह 1 और j की जगह 2, तो 1/2 2 × 1 - 3 × 2 बराबर 1/2, 2 - 6 बराबर 1/2 × -4 और 1/2 × 4, और ये 2 बार कट जाएगा। फिर a13 i की जगह 1 और j की जगह 3, तो 2 × 1 - 3 × 3 बराबर 1/2, 2 - 9 बराबर 1/2 × -7 मॉड में बाहर आके प्लस का 7/2। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए अब ये तो हो गए a वाले, a11, a12 और a13 वाले। अब हम याद कर लेते हैं a21, a22 और a23। तो देखो a21 मतलब i का मान 2 और j का मान 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, 2 × i का मान 2 - 3 × j का मान 1 बराबर 1/2 मॉड 4 - 3 -1 होगा, बाहर आके वो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। a22 i का मान 2, j का मान 2, 1/2 2 × 2 - 3 × 2 वही 1/2, 4 - 6 बराबर 1/2 -2 बराबर 2/2, 1 माइनस था बाहर आगे कहीं का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट है आपका a23, तो 1/2 2 × i की जगह 2 और j की जगह 3, तो 2 × 2 - 3 × 3 मॉड में बराबर 1/2 × 4 - 9 बराबर 1/2 × -9 में से 4 जाएगा -5 और -5 बाहर आके प्लस का 5
बराबर 5/2। ठीक है, ये किसका मान आ गया हमारे लिए, A23 का। समझ में आ गई बात। तो हमने सभी अवयव याद कर लिए। सभी अवयव याद करने के बाद में इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखना है आपको। तो चलिए मैट्रिक्स के रूप में इसको लिख देते हैं। तो आप ऐसा करना, इसको पूरा नोट कर लेना। ठीक है, उसको नोट करने के बाद मैट्रिक्स के रूप में लिखना। जगह कम है इसलिए मैं इसी में लिख रहा हूं इसको वापस, बट आप इसको पूरे को नोट कर लेना। बैग ले लेना, थोड़ा सा वीडियो नोट कर लेना पहले। तो A11 कितना आया था भाई, A11 आया था 1/2। A12 कितना आया था, A12 आया था 2। और A13 कितना आया था, 7/2। A21 कितना आया था, 1/2। A22 आया था आपका 1। और A23 कितना आया था, 5/2। तो ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया, या ये हमारा आव्यूह आ चुका है। समझ में आ गई बात। तो फिलहाल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी या जो हमने समझा था मैट्रिक्स का, जो थोड़ा सा हमने जानकारी ली थी, उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम अगला जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे आव्यूह के प्रकार। आज हम इसको इतना ही करेंगे, उसके बाद हम आव्यूह के प्रकार देखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो आपको दिए हैं वो करना है, साथ में जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस पे बेस्ड जो भी उदाहरण है 3.1 में, वो उदाहरण भी आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब बात कर लेते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, वो हमने बीच में छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जब मैं उसके क्वेश्चंस करवाने लगा तो आप लोगों को काफी प्रॉब्लम्स आने लगी उसके अंदर। क्यों आने लगी, क्योंकि उसमें 11th क्लास का जो हमने पढ़ा था फलन एवं संबंध वाला जो पार्ट था वो भी आ रहा था, वो आप लोगों को क्लियर नहीं था। ठीक है, अब वो आपको क्लियर नहीं है तो फिर समस्या आएगी, क्योंकि इसके पहले पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्लियर इन द सेंस, अब आपको ये तो पता है हमने किया था उस टाइम, हमको समझ में भी आ गया था, बट क्योंकि इतने दिन हो गए रिवाइज नहीं किया तो हम भूल गए हैं उसको थोड़ा। अब बोले सर उसको भूल गए हैं तो आपको दोबारा याद करवाइए। अब दोबारा याद करवाने में 11th का पूरा कवर करके 12th का करवाने में थोड़ा समय लगता है। तो हालांकि उसको करना तो है, ये तो है नहीं कि छोड़ना है, बट साथ में आपकी एक समस्या और चल रही थी कि सर फिर हमारा कोर्स कैसे होगा। तो देखो हर चैप्टर का जल्दी कोर्स नहीं हो पा रहा है, ये आपकी समस्या थी। तो देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा टाइम लेते हैं, और खासकर ऐसे चैप्टर जिनमें आपको 11th का भी बहुत कुछ काम में लेना है और 11th का भी आपको याद नहीं है, तो वो और ज्यादा समस्या कर देता है। आफत में काट नहीं सकता हूं कि याद हो या नहीं हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे तो 12वीं क्लास के क्वेश्चंस करवाने हैं। क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आपकी वो जो समस्या थी कि हमारा जो कोर्स है वो जल्दी नहीं भाग रहा है, तो अब इस चैप्टर के माध्यम से आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। अभी आप देखोगे कि किस प्रकार से चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर इस प्रकार का है। ठीक है, वो चैप्टर उस प्रकार का था जो समय ले रहा था। ठीक है, तो हम पहले 1-2 चैप्टर इस तरह कर लेते हैं आसान, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में शुरू में थोड़ी समस्या भी आती है, इस तरह के चैप्टर आसानी से हो जाते हैं। फिर हमको वो चैप्टर भी करने हैं, वीडियो उसके भी बनेंगे, तो उसके लिए फिर मुझे एक बार फिर से बेस तैयार करना पड़ेगा आपकी 11th क्लास का। समझ में आ रही बात। तो 11th क्लास का बेस कवर करके फिर 1st 2nd चैप्टर पे आएंगे, बट पहले हम 3rd और 4th चैप्टर कवर करेंगे और वो काफी जल्दी हो जाएंगे हमारे। तो अगली क्लास में हम जो है क्या करेंगे, आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, जो काम आपको दिया है वो करके दीजिए, उदाहरण साथ में जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस अगली प्रश्नावली में देखेंगे, हम आव्यूह के प्रकार देखेंगे और जो बाकी के क्वेश्चन बता रहे हैं वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।